नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, सिलेबस आधारित है, इसलिए पेपर को लास्ट तक ज़रूर देखना और उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना और जो बताए हुए फैक्ट्स होते हैं उनको नोट्स के रूप में लिख लेना, ठीक है, ताकि आप डेली इसका रिवीजन कर सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, मोटिवेशन के लिए है लाइक्स, ताकि हम डेली आपसे इसी प्रकार से नए नए पेपर्स देते रहें। कमेंट कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों का अनुसरण नहीं होता है। अनुसरण का मतलब क्या होता है? अनुसरण का मतलब फॉलो करना, ठीक है, किसी चीज़ को पीछा करना। तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य का उद्देश्य को फॉलो नहीं करता है। तो प्राकृतिक भिन्नता और उसके कारणों को बताना, या फिर आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, कारण बताना, या फिर रट कर याद करवाना, या फिर विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति साकल्यवादी दृष्टिकोण विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कौन अनुसरण नहीं कर रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है बी, रट कर याद कराना। एक निगेटिव टैग वर्ड के रूप में इसको लिया जाता है सीटेट में, ठीक है। तो रटना है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका गलत होगा, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे का अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे रूठ जाते हैं, या फिर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, या इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है? तो व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है किस विधि में दिया जाता है? भ्रमण विधि, अन्वेषण विधि, परियोजना। तो परियोजना में तो ग्रुप्स होता है, तो इसमें व्यक्तिगत ध्यान नहीं हो सकता। अन्वेषण में क्या होता है? बच्चा नकल करता है आपकी। भ्रमण में व्यक्तिगत ध्यान। इसका सही आंसर होगा अभिन्यास। अभिन्यास का मतलब होता है असाइनमेंट, भाई असाइनमेंट जो मेथड होता है, इसमें हर बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चे का सटीक आकलन किया जा सके। तो अभिन्यास इसका सही आंसर होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक ... है। तो ये क्या है? तो देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में, लड़कों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, ये मान लेना, ये रूढ़िबद्ध धारणा का प्रतीक माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, जहाँ पर ये भेद किया जाता है कि लड़की ये कर सकती है और लड़का ये कर सकता है। लड़का और लड़की के कार्य पहले से निर्धारित होते हैं कि भाई लड़कियाँ घर में खाना बनाएंगे और लड़के बाहर नौकरी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये जेंडर बायस्ड रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ... को बढ़ावा देना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो उसे ... के रूप में मान्यता है। अगर हम कोई परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि वो गलत नहीं है, तो उसे के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उसे किस रूप में मान्यता है? तो इसका सही आंसर है सिद्धांत के रूप में उनसे मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? जब बच्चा डेली कुछ न कुछ लिखता है ना, तो और संबंधित प्रश्न पूछने से तो किस प्रकार के कौशल का विकास होगा? तो इसका सही आंसर है अनुमान लगाने का कौशल नहीं, लेखन कौशल नहीं। इसका आंसर है सी,
संप्रेषण कौशल का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? तो कैसे प्रश्न जो है बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिविटी भरता है, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, ऐसे प्रश्न जो अपसारी प्रश्न होते हैं। अपसारी प्रश्न क्या होता है? जब कोई टीचर कोई प्रश्न पूछता है तो बच्चा जो है उसके कई उत्तर देता है ना, तो उसे अपसारी प्रश्न कहते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन कहते हैं। इस प्रश्न पर सोचना डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है बाल केंद्रित नहीं मानी जाएगी? तो बाल केंद्रित विधि कौन सी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो विधि लिखी गई है वो है निगमन विधि। बाल केंद्रित विधि नहीं मानी जाती। निगमन विधि में क्या होता है कि बच्चे को पहले नियम बताए जाते हैं, परिभाषा बताई जाती है, परिभाषा या सूत्र, नियम कुछ भी कह लीजिए, ये पहले बताए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये विधि जो है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड जो है विधि नहीं मानी जाती। आगमन विधि इसका सही आंसर होगा। बाल केंद्रित विधि है प्रश्नोत्तर, जहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चा प्रश्न का उत्तर देता है ना। इस तरीके से विधि ये होती है। अन्वेषण, जहाँ पे बच्चा आपकी नकल करता है ना। तो ये सब विधि तो बाल केंद्रित है, लेकिन निगमन विधि जो है बाल केंद्रित नहीं मानी जाएगी। ये उच्च स्तर की क्लास में जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है? तो देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो बच्चों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, मतलब है ना, ये इसके फ्रेमवर्क में दिया हुआ है। हस्तपरक जो है मतलब ऐसी गतिविधियां कराना बच्चे से, स्वयं से बच्चे गतिविधियां करें, या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ करके। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में सभी सामान्य उपागमों का पालन किया जाता है, किसे छोड़। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ते हैं, है ना। पहले मतलब ठोस चीज़ों को देखते हैं, है ना, चीज़ों को जो हमारे आंखों के सामने, फिर जो है हम इमेजिनरी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सोच आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, लेकिन अमूर्त से मूर्त नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किस चीज़ को छोड़ करके जो है सभी पॉइंट सही होंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रट करके तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना, उसकी जो दोस्त है, चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। चर्चा करती है पहले उस टॉपिक पर, और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अपने दिमागी घोड़े दौड़ाना, मुहावरा मतलब समझ लो, मतलब अत्यधिक किसी चीज़ के बारे में सोचना। उसके बाद वो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेती है। तो ये जो है विकास सिद्धांत की ओर जो है संकेत करता है। तो देखिए, ये जो है किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत की ओर से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका। तो यहाँ पे बच्चे की जो है हर बच्चे की अपनी विभिन्नताएं होती हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके आधार पे वो समझ रहा है, सीख रहा है। ठीक है, दोनों सीख रहे हैं, लेकिन एक रट करके सीख रहा है, तो एक जो है थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को जो है क्षमता को बढ़ा करके सीख रहा है। ठीक है, तो वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर संकेत कर रहा है, ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली मानी जाएगी? तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि है वो है कहानी विधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब विधियां जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के संदर्भ में ज़्यादा जो है सही नहीं मानी जाएगी, लेकिन कहानी वाली जो विधि है वो यहाँ पे सही होगी, ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या करती है कि टीचर जो है बच्चों को रोचक पर्यावरण से संबंधित एक कहानियाँ जो है बताती है। ठीक है, तो जिससे बच्चे जो है रोमांचक रूप से जो है उस चीज़ों से, टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। व्याख्यान विधि बोरिंग हो जाती है, जहाँ पे टीचर व्याख्या करता है और बच्चे केवल चुपचाप सुनते हैं। वाद विवाद भी जो बच्चों के संदर्भ में नहीं मानी जाती, ये बड़ों बच्चों के संदर्भ में। ठीक है, योजना एक प्लान के तहत प्लान बनाना, फिर उस पर कार्य करना, ये भी बड़ों बच्चों के लिए मानी जाएगी। ठीक है, जो हायर एजुकेशन जो है करते हैं ग्रेजुएशन में, ये सब चीज़ें। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि ये एक सस्ता और सुलभ है, या बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय या वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। या कोई भी समुदाय में
उपलब्ध जो है समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका देखिए 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो जब भी होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर दोबारा जो है समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, सतत मूल्यांकन का जो मूल अर्थ है वो बच्चों के शैक्षणिक जो है उपलब्धि का पता लगाना होता है, या फिर बच्चों के गैर जो है शैक्षणिक उपलब्धि का पता लगाना होता है, या बच्चों के सर्वांगीण विकास का पता लगाना होता है, या बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रावधान करना होता है। तो 15वें का देखिए आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जहाँ पर सर्वांगीण विकास की बात हो वहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए, जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स में ज़रूर कराऊंगा आपको। ठीक है, जिनको आप जो है देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। बच्चे का जो है सतत मूल्यांकन, देखिए जब कोई टीचर क्या करेगा, जब कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो टॉपिक पढ़ाते हुए ही बीच में, है ना, वो बच्चों से पूछता है, चीज़ें पूछेगा जिस भी टॉपिक को पढ़ाएगा। इससे ये क्या होता है कि इससे पता चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं तुम्हारी बातों को, आखिर वो टॉपिक समझ रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर से दोबारा उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा, मतलब उसकी जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास। तो ये जो सतत मूल्यांकन होता है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। मूल्यांकन ये कि बिल्कुल प्रक्रिया चलती रहती है ना, तो हर स्टेज में चलती है, स्टेप बाई चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका ज़्यादा जो है मूल रूप से तर्कसंगत आंसर नजर आएगा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो क्लास में हम प्रश्न पूछते हैं, अब टीचर प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया, फिर बच्चे ने कोई प्रश्न पूछ लिया टीचर से तो टीचर ने उत्तर दिया। तो इसका प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए है, या फिर बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि जो होती है वो सीखने की जो है जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो है पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान देने का कारण क्या है? तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक में जो पर्यावरण अध्ययन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और स्थान देने का मूल कारण क्या है कि इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो विषय को जो है सही से आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण कराना, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, बच्चों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर नज़र आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी, तीनों ही सही है। नीता जो है आंध्र प्रदेश जाती है, 2 साड़ियाँ खरीद के लाती है। आमतौर पे ये साड़ी जो है वहीं पर बनाई गई है, तो इन साड़ियों को हम क्या कहेंगे? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं इसे कहते हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सीएनजी का जो है संक्षिप्त रूप क्या है? तो सीएनजी का जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा जो है पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है? तो देखिए, पर्यावरण के लिए जो सबसे अधिक हानिकारक है वो है अल्ट्रावायलेट सी रेज। अल्ट्रावायलेट जो ए रेज होती है ये सबसे कम हानिकारक होती है, और इसके बाद जो है पृथ्वी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट जो बी रेज होती है वो पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम बात करें ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं अपनी धरती को, यही सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं अपनी धरती को। अगर ओजोन परत को नुकसान भी यही पहुंचाती हैं, और ओजोन परत के नुकसान होने पे, छीड़ होने पे, कमज़ोर होने पे, पतली होने पे सबसे ज़्यादा जो है अल्ट्रावायलेट जो है बी रेज की ही मात्रा पहुंचती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कैंसर जो है होता है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, आँख में मोतियाबिंद होता है, पेड़ों की जो है सामान्य रूप से वृद्धि रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अधिक हानिकारक पूछ रहा है, तो ये जो सी है ये सबसे अधिक है, सबसे अधिक ऊर्जा लेके चलती है और सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह सामान्यतः पृथ्वी पर नहीं पहुंचती, क्योंकि ओजोन जो परत है और वायुमंडल जो है हमारा, है ना, वो पूरी तरीके से इस जो है अल्ट्रावायलेट जो है किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो दोनों बातें याद रखिएगा, या तो बी या तो सी। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो खतरनाक प्रभाव होगा। तो अगर कोई कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो कोयले में जो है, कोयले की अंगीठी से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वो ब्लड में घुली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है। तो इससे जो है रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और साइलेंटली चुपचाप वो जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़ना है और इस ढंग की जो है पहचान करना है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ साल के लिए, कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इसमें भूमि में बांस और खरपतवार जो है जो भी उगाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट करके जला दिया जाता है। ये राख जो है भूमि को उर्वर बनाती है। जबकि यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर सीधा बीज छिड़क जाते हैं। तो ये किस प्रकार की भूमि का संकेत दे रहा है? तो देखिए ये आंसर होगा झूम कृषि, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और ये कृषि कहाँ की जाती है? तो उत्तर पूर्वोत्तर जैसे कह सकते हैं, पूर्वी भाग में किया जाता है। आमतौर पे असम है ना, यहाँ पे जो है झूम खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है वो है फाख्ता। ठीक है, ऑप्शन डी। रेगिस्तानी ओक के बारे में कथन चुनना है। मैंने आपको कल जो है 2 दिन पहले ही पेड़ पौधों के बारे में जो है पूरा कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल दिया था, नोट्स दिया था। अगर जिन लोगों ने वो देख रखा है ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो रेगिस्तानी ओक का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ये एक मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाला पेड़ है। 2 बातें याद रखिएगा। ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें औषधीय रूप से जो है प्रयोग की जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पेड़ की जो जड़ होती है वो जमीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक उसे पानी न मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग इसका जो है पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 134 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। भैंस की पीठ पर अक्सर जो है बगुला पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है भैंस की पीठ पर जो है गाना गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम, या फिर जो है ये परजीवी कीटों को खाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है वो है सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध क्या होता है? जिसमें दोनों को लाभ हो, दोनों को लाभ होता है, एक को नहीं, दोनों को लाभ। भैंस की पीठ में जो कीड़े परजीवी कीट होता है उसको जो है बगुला खाता है तो भैंस को जो है आराम मिलता है, खुजली नहीं होती है और बगुला का पेट भरता है। ठीक है, पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? तो भैया इसका जो मूल कारण है, सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छे तरीके से इसको रट लेना। पक्षियों की जो आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अच्छा, मुझे एक कमेंट कीजिएगा, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी गर्दन जो है तकरीबन 270 डिग्री से भी ज़्यादा घूम जाती है? मतलब वो पूरी की पूरी गर्दन ही घुमा लेता है। तो वो कौन सा जो है पक्षी है, इसका कमेंट जो है उत्तर जो है कमेंट में कीजिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, या किसी स्थान का अजीब घटक, या पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो मधुबनी चित्र जो कि कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए मधुबनी चित्र जो है इसका संबंध है बिहार से। ठीक है, बिहार का मधुबन जिला है वहाँ पर। और ये लोग जो है बड़े गाँव के लोग होते हैं जो दीवालों में जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके चित्रकारी करते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के पिसे हुए चावल का जो है रंगीन घोल इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें और इन फोल्डर को ... कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चे के संदर्भ में कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र की पूरी मतलब सारी जानकारी एक फोल्डर में डाल दिया तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। मैं आपको एक जो है ट्रिक देता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन हो और ये ऑप्शंस दिए गए हों, पोर्टफोलियो शब्द दिया गया हो, तो 99% है कि यही आंसर होगा। तो पोर्टफोलियो शब्द जो है
सीटेट में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जगह फोल्डर बनाया गया जिसमें जो है बच्चे की पॉजिटिव और निगेटिव, अच्छी और गलत सारी बातें लिखी जाती हैं। फिर जो है उन जो है बातों को जो है पेरेंट्स के साथ साझा किया जाता है और जो भी समस्या है उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके ईवीएस में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।